हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे इस क्लास में, जहां आज मैं डिस्कस करने वाला हूं भारत के उस इतिहास के बारे में जहां से भारत गुलाम बना। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा भारत आखिर कैसे गुलाम बना। ये भारत जो कि इतना बड़ा क्षेत्रफल रखता है, ये गुलाम कैसे बना, पीढ़ी दर पीढ़ी, कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप। आज जो है मैं अपने क्लास में ये डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े और कैसे हम लोगों ने लगभग 250 साल तक गुलामी को झेला, क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई। तो आज का ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल वीडियो को आगे स्किप करके ना देखेंगे, बिल्कुल ही आराम से देखें। महज कुछ मिनटों में आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हम लोग गुलाम बने। देखिए बाबू, बात है 15वीं शताब्दी का अंत होने वाला था और 16वीं शताब्दी शुरू होने वाली थी। यानी कि 1590 का जो समय था, उसके बाद की स्थिति थी जहां हमारा जो देश था, जो भारत, उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में प्राकृतिक संपदा भरी हुई थी। यहाँ पे मसालों की खेती, मलमल की रेशम की खेती, यानी कि प्राकृतिक संपदा के साथ साथ हमारे यहाँ की कृषि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का उत्पादन करती थी। और ये भारत जो था उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे ही विश्व का लगभग 20 से 25% जो निर्यात था, जो उस समय आमदनी का साधन था, वो सिर्फ भारत से होता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि किस तरह से एक छोटा सा बिंदु जो है वो हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ देगा। उस समय जो है व्यवसाय का सबसे समुचित मार्ग जो था बाबू, वो था समुद्री क्षेत्र। और उस समय यूरोपीय जो व्यवसायी थे वे तो भारत में थे, पुर्तगाली व्यवसायी भारत में पहले से थे, डच जो थे वो भारत में पहले से थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों का आगमन कैसे हुआ, तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश कैसे भारत आए और कैसे उन्होंने हमारे इस भारत को गुलाम बनाया और किस तरह से हमारे यहाँ की धन संपदा को लूट कर और वे लोग अमीर बने। ब्रिटेन में जो है वो गृह युद्ध चल रहा था, बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था ब्रिटेन को। ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, वहां के व्यवसायियों के लिए व्यवसाय करना दुर्लभ हो चुका था। इसी बीच में एक व्यवसायी जो भारत के बारे में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को फर्स्ट को बताता है, उसका नाम था बाबू राल्फ फिच। राल्फ फिच जो कि भारत के बारे में जानकारी लेकर और ब्रिटेन जाता है, जहां ब्रिटेन में भारत की धन संपदा, भारत की जो है पृष्ठभूमि का उल्लेख एलिजाबेथ से करता है। और वहां के व्यवसायियों का एक संघ व्यवसाय के लिए भारत को चुनते हैं। वे इसके लिए महारानी से एक प्रस्ताव पारित करवाते हैं और महारानी भी, जो कि गृह युद्ध से काफी परेशान थी, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में बार बार उनको समस्या हो रही थी, उन्होंने उस प्रस्ताव को माना और उस प्रस्ताव के तहत वहां के व्यवसायी सबसे पहले भारत आए। सबसे पहले जो है भारत के गुलामी की शुरुआत जो है बाबू, वो होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज जो है बाबू, वे गुलाम बनाने भारत को नहीं आए थे, वो यहाँ आए थे व्यवसाय करने। व्यवसाय करने वो यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति, सबका प्रयोग जब उन्होंने देखा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ के राजा अलग अलग हैं, किसी में भी समानता नहीं है, किसी में भी प्रेम नहीं है, सब एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं, तो जाके धीरे धीरे उन्होंने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया और अपनी रणनीति, कूटनीति और राजनीति का प्रयोग करके धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते करते एक समय ऐसा आया जब वो पूरे इस अखंड भारत को, जो कि
अखंड भारत को, जो कि हमारे मौर्य वंश के समय जो अखंड भारत था, उसका विभाजन जो हुआ था, उसको देख के उन लोगों ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए और भारत के धीरे धीरे एक एक करके क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और दिल्ली के सल्तनत पर, दिल्ली जो था हमारा, उसके सल्तनत पर सम्राट अकबर, मुगल सम्राट जो थे, इसके बाद जो है मैं मुगल साम्राज्य पे भी आपको जो है क्लास देने वाला हूं, जहां मैं पूरे मुगल साम्राज्य को बताऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि अकबर जो थे वो दिल्ली के सल्तनत पे विराजमान थे, लेकिन व्यापारियों का वह संघ, जिस संघ का निर्माण एलिजाबेथ ने किया, महारानी एलिजाबेथ ने किया, जो भारत से व्यवसाय करने के लिए निकला, भारत में व्यापार करने के लिए निकला, वो सबसे पहले आया बाबू 1608 में। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, यहां देखिए विलियम हॉकिंस का नाम जो था, वो कप्तान थे समुद्री जहाज के, और कैप्टन विलियम हॉकिंस के साथ 1608 में बाबू सबसे पहले ये लोग सूरत पे पहुंचे। यहां सूरत 1608 में ये लोग सबसे पहले, और इनके आने का उद्देश्य यहां पे किसी भी तरह का राजनीतिक पकड़ करना नहीं था। इनका मेन उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय करना। ये यहां व्यापार करने आए थे। अब जब ये सूरत में पहुंचे तो यहां पे इन्होंने जो है अपना धीरे धीरे जो है व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इसमें एक चीज आड़े आ रही थी कि उस समय दिल्ली के सल्तनत पे बाबू जहांगीर संभाल चुके थे। 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत चली जाती है जहांगीर के हाथों में। और जहांगीर से मुलाकात करके विलियम हॉकिंस ने यह प्रयास किया, उनको पता चला कि भाई अगर भारत में व्यापार का क्षेत्र बढ़ाना है, व्यापार को अच्छे तरीके से करना है, तो मुगल साम्राज्य के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और इन्होंने जहांगीर के साथ जो है संबंध बनाने का प्रयास किया। जहांगीर को इस बात पे अपनी जो है राय वो बदलनी पड़ी। वे जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको सहमति नहीं देते हैं पूर्ण रूप से व्यापार की। जिसके बाद होता क्या है कि ये लोग अपना संबंध खराब नहीं किए जहांगीर से ये बराबर मिलते रहे। उस समय दिल्ली सल्तनत जो है बहुत बड़ी सल्तनत थी जो देश को कंट्रोल कर रही थी, और जहांगीर ने नहीं दिया। तब 1615 में एंट्री होती है बाबू सर थॉमस रो की। सर थॉमस रो 1615 में जब आया तो इसने क्या किया कि जहांगीर के लिए बहुत ही महंगे महंगे उपहार जो है इसने उपलब्ध कराया। बहुत बड़े बड़े उपहार इन्होंने दिया, जिसके तहत जहांगीर जो है इन्होंने व्यापार की छूट जो है दे दी। किसको? अंग्रेजों को। इन मुगल राजाएं अगर चाहते तो भारत गुलाम नहीं बना होता। भारत के गुलामी में मुगलों का जो है योगदान है। इन मुगल वंश के शासकों के कारण ही हम लोग जो है धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। यहां जहांगीर ने छूट दी 1615 में। थॉमस रो जो था वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसने जो है जहांगीर को मना लिया और धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार करने लगा। व्यापार का विस्तार करने के बाद सूरत के बाद उसने मद्रास में, मद्रास के बाद उसने बाबू कोलकाता में। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको बता दें हम कि सबसे पहले सूरत से मद्रास की तरफ उसने रुख किया। आपको हम बता दें कि मद्रास में बाबू उसने, ध्यान दीजिएगा कि चेन्नई मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो है उसने बनवाया 1640 में। 1640 में इन लोगों ने क्या किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया। इसके अलावे भी इन्होंने और भी जो दो प्रसिद्ध किले हैं, फोर्ट विलियम कोलकाता जो कि 1696 में बना, और सेवरी किला मुंबई 1680 में बना। इनके जो प्रमुख किले थे उस समय वो उन्होंने निर्माण कराए थे। 3 किले, 3 फोर्ट इन्होंने बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि चेन्नई में था, जो कि 1640 में निर्माण पूरा हुआ इसका। फोर्ट विलियम कोलकाता में था 1696 में, और सेवरी किला मुंबई 1680 में। ये किला थे। और अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे इनका व्यवसाय ग्रोथ करता गया,
इन लोगों में क्रूरता बढ़ती गई, इनका लालच बढ़ता गया। धीरे धीरे ये लोगों ने किसानों की जमीन को जो है कब्जे में लिया। एक क्षेत्र मांगते प्रत्येक राजा से धीरे धीरे ये अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इन्होंने वही किया जो आज के राजनीतिज्ञ करते हैं। क्योंकि देखिए बाबू, मैं आपको पहले भी बता दिया कि अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे। अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने नहीं आए थे, वो यहां व्यापार करने आए थे। और व्यापार के दौरान उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि यहाँ का जो राजा है, यहाँ के जो लोग हैं, इनको किस तरह से गुलाम बनाया जा सकता है। जो बड़े तबके के थोड़े से बड़े लोग थे उनको जो है आपस में फूट डलवा दिया। फूट डालो राज्य करो की नीति जो है उन्होंने अपनाई और एक एक क्षेत्र पर धीरे धीरे अपना कब्जा किया। हालांकि इसमें कई जगह उन्हें मात भी मिली, लेकिन अपनी कूटनीतिज्ञता का प्रदर्शन उन्होंने निरंतर जारी रखा। अपने व्यवसाय के साथ साथ उन्होंने किले बनवाए, अपनी व्यक्तिगत जो है प्राइवेट आर्मी तैयार की, प्राइवेट आर्मी रखने लगे वो लोग। धीरे धीरे करके अपनी प्राइवेट आर्मी बना ली और धीरे धीरे सूरत के बाद मद्रास के तरफ इनका रुख हुआ और ये जो है उनके व्यापार का अड्डा बन गया। इसके बाद जो था 1743 में जो है भूचाल आ गया। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि 1615 के बाद 1662 में, ध्यान दीजिएगा बाबू, 1615 के बाद 1662 में जो हमारे यहाँ पहले से जो व्यापार के लिए पुर्तगाली जो है वो अंग्रेज से पहले आए थे। यूरोपियंस अंग्रेज से पहले से थे, डच जो है वो अंग्रेजन से पहले से थे, हमारे यहाँ पहले से उनका व्यापार चल रहा था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे उनके व्यापार की प्रभुता को समाप्त करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच 1662 में प्रिंस द्वितीय और कैथरीन, अब ध्यान दीजिएगा कि ये कैथरीन जो थी वो पुर्तगाल की राजकुमारी थी और प्रिंस द्वितीय जो थे वो अंग्रेज ब्रिटेन के थे। दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है 1662 में प्रिंस द्वितीय और कैथरीन के बीच में प्रेम हो जाता है बाबू, और ये लोग शादी कर लेते। अब इस शादी का खमियाजा भी भारत को भुगतना पड़ा। इस शादी का नतीजा ये हुआ कि पुर्तगालियों ने मुंबई जो था, मुंबई का बंदरगाह जो उनके कब्जे में था, उन्होंने दे दिया ब्रिटेन वालों को दहेज में। अभी तक हमारे मुंबई का बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक था उस समय, ये मुंबई के बंदरगाह को पुर्तगालियों ने कैथरीन के साथ दहेज में दे दिया। किसको? प्रिंस द्वितीय को, ब्रिटेन वाले को। अब इसको उन्होंने अपने व्यापारियों को दे दिया। इससे हुआ क्या कि इनका व्यापार क्षेत्र अब मुंबई, कोलकाता, मद्रास, सूरत एक पकड़ बना चुका था, पूरी तरह से एक जाल बुन चुका था। धीरे धीरे इसमें क्रूरता इतनी भर चुकी थी लोगों के अंदर कि अब धीरे धीरे ये लोग निर्दयता दिखाने लगे। धीरे धीरे किसानों का शोषण करने लगे, लोगों से जबरदस्ती काम करवाना, लोगों से धीरे धीरे जबरदस्ती काम करवाना, और व्यापार से जो भी प्रॉफिट वाली चीजें थी उसको आसानी से वे लोग अब अपने देश भेजते रहे। इससे हुआ क्या कि हमारा देश धीरे धीरे खाली होता चला गया और वहां जो था, जो इनका देश था, वो धीरे धीरे संपन्न होने लगा। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही और इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा जो देश था वो अलग अलग राज्यों में विखंडित था और सभी राजा अपने आप में जो थे अपना क्षेत्र बचाए हुए थे। मराठा अलग थे, मुगल अलग थे। इसी समय क्या हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा कि इसी समय जो है इन लोगों ने अपना जो आर्मी थी वो इतनी बड़ी कर ली। इन्होंने अपना आर्मी जो इतना बड़ा कर लिया कि अब धीरे धीरे इन्हें लगने लगा कि हम लोगों का जो पकड़ है वो भारत पे हो सकता है, आसानी से हो सकता है। धीरे धीरे इन्होंने पांव पसारना शुरू किया और इन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग धीरे धीरे करना शुरू किया। हालांकि इनकी कूटनीति से औरंगजेब जो थे वो पूरी तरह से वाकिफ थे। शाहजहां के समय काल में इन्होंने जो है कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। शाहजहां जो थे वो रसिक मिजाज व्यक्ति थे, इनको तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन औरंगजेब जो था वो बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी कैसे जी है ये किसी अगले क्लास में या अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि औरंगजेब का पूरा इतिहास क्या रहा।
कुछ लोग औरंगजेब को जो है वो अपने धर्म का कट्टरपंथी मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित भी हैं। हालांकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था और इसने भी बहुत क्रूरता दिखाई। हालांकि राज्य प्रथा का ये नियम ही था कि कोई भी राजा बिना क्रूर हुए सत्ता नहीं हथिया सकता था। सत्ता को अगर हथियाना है, सत्ता को अगर पाना है, तो उसके लिए जो है अपनों का खून बहाना ही पड़ता था, अपनों का खून बहाना पड़ता था। इसकी कहानी हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि औरंगजेब की क्रूरता किस तरह की थी और किस तरह से विनाश किया। लेकिन अब यहां हम लोग देखें थोड़ा सा भारत की गुलामी के तरफ, तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पाव पूरी तरह से पसार लिया था। पूरी ही तरीके से मुंबई बंदरगाह पे कब्जा, उन लोगों का कलकत्ता में व्यवसाय, पटना में व्यवसाय, चेन्नई, सूरत, जो महत्वपूर्ण स्थान थे जहां से जो है बेशकीमती वस्तुओं का उत्पादन होता था, उस समय देखिए भारत में बहुत ज्यादा अकाल भी पड़ता था। क्योंकि भारत की जो खेती है बाबू, वो पूर्ण रूप से जो है कृषि जो है वो प्राकृतिक बारिश पर निर्भर करती थी। लेकिन जिन वस्तुओं का उत्पादन यहाँ होता था, उन वस्तुओं से रॉ मटेरियल्स को वे अपने देश तक पहुंचाते थे, जहां पे वहां पे टेक्नोलॉजी, उत्तम टेक्नोलॉजी की मदद से, उत्तम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन वस्तुओं से अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण करके और उन्हें महंगे महंगे दामों पे बेचा जाता था। साथ ही साथ ये अंग्रेज जो थे, जैसे जैसे इनका व्यावसायिक क्षेत्र के बाद राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा, इन्होंने कर, जो हमारे यहाँ लगने वाले कर थे, उन करों में बदलाव किया, कर की दरें बढ़ा दी। किसानों पर इसका बहुत असर पड़ा, किसान परेशानी से छटपटाने लगा, लेकिन उनको इसका असर नहीं था। अंग्रेजों का इस पर कोई असर नहीं पड़ा, अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा कि कौन मर रहा है, भूखमरी हो रही है, तबाही हो रही है, क्या हो रही है। उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी थी, उन्हें सिर्फ अपने देश, हमारे यहां से लूटी गई वस्तुओं को पहुंचाना था, ले जाना था। अब ध्यान दीजिए, जब व्यावसायिक क्षेत्र को पूरा इन्होंने मजबूत कर लिया, जब पूरी ही तरह से इन्होंने पुर्तगाली, यूरोपीय, डच सबको जो है एक तरह से समझिए कि मध्यम कर दिया व्यापार के क्षेत्र में और एकल स्वामित्व स्थापित करने लगे, अपने कंपनी की शाखाओं का विस्तार किया, अपने फोर्ट का विस्तार किया, अपने सेना का विस्तार किया। उसी बीच एक बार इन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन औरंगजेब की सेना, मुगल की सेना जो थी बहुत ताकतवर थी और वहां इनको हार मिली। औरंगजेब की सेना से ये हार गए, लेकिन चूंकि इन्होंने उस समय भी अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, ये दोबारा से औरंगजेब के पास जाके इन्होंने माफी मांगी, हार जाने का भुगतान किया और व्यापार के लिए आदेश प्राप्त कर लिया। हालांकि यही जो गलती है, ये जो गलती थी जो कि जहांगीर से शुरू हुई और औरंगजेब तक आते आते जो है बड़ी ही मुश्किल में पड़ चुका था भारत, वहां औरंगजेब का माफ करना बहुत ही खतरनाक हुआ हमारे भारत के लिए। और धीरे धीरे इन लोगों को इस बात का पता तो चल गया कि जब तक औरंगजेब है तब तक जो है हम लोगों का ये काम नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने इंतजार किया। अंग्रेजों में देखिए, इंतजार करना और समय पर चोट करना, फूट डालना, छोटे छोटे राजाओं को लड़वाना, ये सब उनके अंदर भरा पड़ा था। उन्होंने इंतजार किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्होंने पुनः जो है अपनी कूटनीति का प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने कुछ मुख्य युद्ध लड़े। अब जब इनकी सेना लाखों में पहुंच गई, बहुत बड़ी सेना इनकी तैयार हो गई, तो इसमें कुछ युद्ध का जिक्र हमने किया हुआ है बाबू, आइए देखते हैं। सबसे पहले है 1757 प्लासी का युद्ध। देखिए बाबू, सबसे पहले 1757 प्लासी का जो युद्ध है वो कोलकाता के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, इनसे लड़ाई हुई। सिराजुद्दौला एक कुशल नेतृत्व वाला शासक था, एक साहसी शासक था, लेकिन प्लासी का जो युद्ध था जो 1757 में हुआ, वहां सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। इसके हार का कारण था इसका अपना प्रधान सेनापति मीर जाफर।
क्योंकि अंग्रेजों ने मीर जाफर को सत्ता की लालच दी, उन्होंने उसे जो है अपने तरफ मिला लिया ये लालच देकर कि यदि इस युद्ध में अंग्रेजों का विजय हुआ तो वह कोलकाता के नए नवाब के रूप में मीर जाफर को गद्दी पर विराजमान करेगा। युद्ध के लड़ाई के मैदान में मीर जाफर अपनी सेना के साथ लड़ाई नहीं करता है और सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाते हैं। इस हार के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को कोलकाता की गद्दी दी, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ गद्दी पे वे बैठे रहे, वहां से रूल्स बनाना, नीतियां बनाना, कर से संबंधित चाहे जो भी महत्वपूर्ण निर्णय थे वे सब अंग्रेजों द्वारा लिए जाते थे, वे अंग्रेजों के अधिकारियों द्वारा लिए जाते थे। क्योंकि अंग्रेजों ने जो है जो सेना तैयार की थी उसमें सेना तो सब भारतीय थी, लेकिन उसमें अधिकारी वे अंग्रेजी नियुक्त करते थे, यानी अंग्रेज से आए हुए ब्रिटेन से आए हुए लोगों को नियुक्त कर देते थे। तो इस प्रकार मीर जाफर को गद्दी तो दे दी उन्होंने, लेकिन कंट्रोलिंग अपने हाथ में ले लिया। इस बात का आभास मीर जाफर को बाद में हुआ, बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वही स्थिति है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इस एक बेवकूफ के कारण जो है सिराजुद्दौला जैसा नवाब प्लासी का लड़ाई हार गया और अंग्रेजों ने जो है कोलकाता पर अपना अधिकार जमा लिया। दूसरा जो युद्ध है बाबू 1764 बक्सर का युद्ध, शाह आलम जो मुगल शासक थे यहां ये हार जाते हैं इनसे। शाह आलम जो थे मुगल शासक थे, बक्सर का युद्ध जो है ये हार गए 1764 में। 1764 में भी भीषण युद्ध हुआ अंग्रेजों का और यहाँ जो है शाह आलम की सेना जो मुगल साम्राज्य के शासक थे ये हार जाती है और बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, औरंगजेब के मरने के बाद जो है वो मुगल सेना कमजोर होने लगी, क्योंकि औरंगजेब जैसा शासक जब तक जीवित था तब तक तो मुगल साम्राज्य को लेकर चल रहा था, लेकिन उसके मरते ही मुगल साम्राज्य में जो है बिखराव होने लगा, टूटना जो है जारी रहा, क्षेत्र बंटने लगे। कोई भी उस तरह का शासक नहीं मिला जो पूरे साम्राज्य को लेकर चले। ये समस्या आई और यहाँ बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई। इसके बाद 1767 से 1799 तक जो सबसे महत्वपूर्ण मैसूर का युद्ध था, इस युद्ध में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध। आप देख ही रहे हैं 1767 से 1799 इस बीच में 3-4 बार लड़ाइयां हुई और अंततोगत्वा 1799 में टीपू सुल्तान हार जाते हैं और उस क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब यहाँ पे इसने जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ इसने कोलकाता को जो है जीत लिया। यहाँ एक तरह से देखें तो दिल्ली पे इसकी हुकूमत होने लगी, मैसूर पे हो गई, धीरे धीरे क्षेत्रीय पकड़ इन लोगों के मजबूत होने लगे। इसके बाद जो है बाबू 1818 में मराठा के साथ इनका युद्ध हुआ और इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, मराठा के साथ इनकी लड़ाई 1818 में हुई, जिसमें कि मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो भी युद्ध हार जाते हैं अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेजों की एक नीति थी, अंग्रेज कोई भी बड़ी सेना, कोई भी शक्तिशाली सेना से डायरेक्ट मुकाबला नहीं करते थे, ये उसमें फूट डालते थे या वहां के कुछ लोगों को जो महत्वपूर्ण लोग हैं, सेनापति हैं, लड़ाकू लोग हैं, उनको आपस में मिला लेते थे, जिससे कि वो युद्ध आसानी से जीत जाते थे। अगर वे एक बार युद्ध हार भी जाते थे तो फिर वो इंतजार करते थे, इंतजार करके अपनी कूटनीति का प्रयोग करते थे, राज्य को तोड़ने का काम करते थे। और भारतीय राज्यों में और यहाँ के राजाओं में ये चीजें थी, एक मत नहीं थे वे लोग। अगर एकता होती तो हम लोग गुलाम नहीं बने होते। तो यहाँ उसके बाद 1849 में सिख युद्ध हुआ, ध्यान दीजिएगा। रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह जो सिख युद्ध में 1849 में अंग्रेजों को जो है यहाँ विजय मिलती है। कब? जब रणजीत सिंह लास्ट में एकदम मरने के कगार पे थे, तो रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक अंग्रेज वहां आक्रमण करने के बारे में सोचते भी नहीं थे। इतने ताकतवर राजा थे, इतना उनका डर था अंग्रेजों में कि जब तक वे गद्दी पे रहें
जब तक वे गद्दी पे रहें, गद्दी को संभाले रहें, तब तक अंग्रेज जो है उनसे युद्ध करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह के हारने के बाद ही अंग्रेजों को यहाँ से कोहिनूर मिला। अब ध्यान दीजिए बाबू कि 1857 बहादुर शाह जफर, अब यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 1857 में बहुत बड़ा सिपाही विद्रोह हुआ और उसमें जो है सिपाही विद्रोह में बहुत ज्यादा क्षति हुई। इस युद्ध को भले अंग्रेजों ने जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में उनके नींव को हिलाने का काम जो है वो भारतीयों ने किया। भारतीय एकजुट होने लगे, भारतीय आजादी चाहते थे और धीरे धीरे ये 1857 का सिपाही विद्रोह बहुत बड़े विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध में बहादुर शाह जफर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक माने जाते हैं, बहादुर शाह जफर, इनको जो है इन लोगों ने हरा दिया। हरा के इनको जो है बंदी बना लिया। बंदी बना लेने के बाद, इनको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद 1862 में इन लोगों को रंगून के जेल में डाल दिया। बहादुर शाह जफर को 1857 में हरा के रंगून की जेल में डाल दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि लगभग 1870 के आते आते भारत के अधिकांश प्रांत कहें या फिर लगभग पूर्ण भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था और अंग्रेज जो थे अपने हिसाब से नियम नीति को बनाते थे और देश को संचालित करते थे। 1857 के बाद जो है पकड़ उनकी मजबूत हुई और उसके बाद लेकिन हमारे यहाँ जब लोगों में आत्मीयता जागी, सब कुछ गंवाने के बाद, तो यहाँ से जो है सफर शुरू होता है स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से कुछ गिने चुने अंग्रेज जो कि भारत में व्यापार के लिए आए थे, उन्होंने अपनी राजनीति कूटनीति के दम पर इस भारत जैसे बड़े साम्राज्य पर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अखंड भारत था, अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत थी, उसको जो है उन लोगों ने धीरे 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 कमजोरियों का पता लगा के, इंतजार करके, लोगों की मानसिकता को समझ के कैसे धीरे धीरे गुलाम बना लिया और लगभग 250 वर्षों तक इस पर राज किया। राज करने के बाद यहाँ की जो भी धन संपदा थी, जो भी सोने थे, हीरे थे, जवाहरात थे, उन सबको लूट कर वो अपने देश ले गए, अपने देश ले गए जहां की उसकी उनके देश का संचालन बढ़िया होने लगा। तो इस प्रकार ये था इतिहास हमारे भारत के गुलाम होने का। और गुलाम होने का मुख्य कारण था हमारे राजाओं की आपस में नहीं बनती थी, वे बाहरी पक्ष से भी एक साथ मिलकर नहीं लड़ते थे। मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, कोलकाता के नवाब, सबके होते हुए अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का इतने अच्छे तरीके से प्रयोग किया कि जब तक ये बात समझ आती राजाओं को, तब तक वो लोगों ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली और धीरे धीरे युद्ध करके अपना जो है अपना सत्ता जो है स्थापित कर लिया और हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के और यहाँ की सभी संपत्तियों को लूट के लेके चले गए। तो आज का क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, आपको इसी तरह की आसान भाषाओं में समझाता रहूंगा हर एक बिंदु को। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।